नमस्कार, मैं मणिभूषण। पैरामीशियम के चौथे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट के वीडियो में हमने इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका टाइप्स, इसके शेप, ये कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उसके आकार के बारे में कुछ अध्ययन किया था। उसके आगे की स्टडी उसके बाद हमने उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी की। उसके अंदर जो इंफ्रासेल्युलर सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में स्टडी की, ट्राइकोसिस्ट के बारे में स्टडी की। अब इसके आगे हम नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर स्टडी, इस पार्ट के वीडियो में शुरू करते हैं हम इसके अंदर नेकलस केंद्रक से, इसके अंदर न्यूक्लियस। पैरामीशियम हेटेरोकैरियोटाइप का प्राणी है या विषम केंद्र की प्राणी है, मतलब इसमें दो अलग अलग तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम कोलेटम में एक बड़ा गुरु केंद्रक और एक छोटा लघु केंद्रक, एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस, एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम ओरेलिया में एक मैक्रोन्यूक्लियस, उसके अलावा दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, तथा पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम में एक मैक्रोन्यूक्लियस और बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। कहने का मतलब है इसकी अलग अलग स्पीशीज में माइक्रोन्यूक्लियस की संख्या अलग अलग पाई जाती है, परंतु एक मैक्रोन्यूक्लियस तो कंपलसरी पाया जाता है। मतलब ये इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक, दूसरा लघु केंद्रक। हर स्पीशीज में गुरु केंद्रक के लघु केंद्रक की संख्या अलग अलग प्रकार से। अब बात करते हैं हम मैक्रोन्यूक्लियस या गुरु केंद्रक की। गुरु केंद्रक की आकृति लगभग वृक्क के समान या किडनी के समान तथा इसकी केंद्रक कला अस्पष्ट होती है। यह पॉलीप्लॉइडी होता है और इसमें बहुत सी केंद्रिकाएं तथा अपेक्षाकृत अधिक क्रोमेटिन पदार्थ या डीएनए पाया जाता है। यह सोमेटिक और वेजिटेटिव होता है और कोशिका की प्रतिदिन की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जनन प्रक्रिया में लघु केंद्रक से इसकी व्युत्पत्ति या ओरिजिन होता है। सारांश में बोले तो इसकी तो एक तो आकृति होती है वो किडनी टाइप की होती है, तथा इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह अस्पष्ट या अनक्लियर होती है। ये पॉलीप्लॉइडी होता है, जब हमने पढ़ा होगा डिप्लॉइडी 2n, हैप्लॉइड होता है n, ट्रिप्लॉइड 3n। इसी प्रकार इसमें यह पॉलीप्लॉइडी होता है, इसमें क्रोमोसोम्स के कई सेट पाए जाते हैं। इसमें बहुत सी केंद्रिकाएं, इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक संख्या पाई जाती है। अपेक्षाकृत अधिक क्रोमेटिन पदार्थ, क्योंकि ये पॉलीप्लॉइडी होता है इसलिए इसमें क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। इसका कार्य क्या है? यह नॉर्मल जो पैरामीशियम की जो जनन क्रियाओं के अलावा जितनी भी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती है उनको ये नियंत्रित या कंट्रोल करता है। ये बस ये उसकी जनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करता, उसके अलावा जितनी भी उसकी दैनिक प्रक्रिया है, खाना और ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन, उन सबको ये कंट्रोल करता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है? वह लघु केंद्रक से ही होती है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूक्लियस या लघु केंद्रक की। गुरु केंद्रक की तरह गुरु केंद्रक की सतह पर बने गर्त में लघु केंद्रक होता है। यह प्राय गोलाकार होता है, इसके चारों ओर एक केंद्रक कला होती है और इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है, मतलब ये डिप्लॉइड होता है। पैरामीशियम ओरेलिया में एक निश्चित केंद्रिका होती है, पैरामीशियम कोलेटम में केंद्रिका का अभाव होता है। यह जीव की जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब ये कहां पाया जाता है? ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर मैंने बताया किडनी शेप होता है मैक्रोन्यूक्लियस, तो उसमें गर्त पाई जाती है। जो उसका जो गर्त होती है उसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। सामान्यतः यह गोलाकार आकृति में होता है तथा इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब इसमें एक स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तथा यह क्या काम करता है? यह पैरामीशियम की जनन क्रियाओं या रिप्रोडक्शन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं हम इसके संकुचनशील उपकरण या कॉन्ट्रेक्टाइल apparatus की। अमीबा एवं युग्लिना से भिन्न पैरामीशियम में दो संकुचनशील युक्तिकाएं पाई जाती है। इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, एक इसके एंटीरियर एंड पे, एक इसकी पोस्टीरियर एंड पे। एंडोप्लाज्म में युक्तिकाओं की निश्चित स्थिति होती है। यह शरीर की डोर्सल सतह के निकट दोनों सिरों पर पाई जाती है, मतलब इसकी स्थिति फिक्स होती है और डोर्सल एंड पे पाई जाती है, और मैंने बताया एक एंटीरियर एंड पे, एक पोस्टीरियर एंड पे पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर लंबी सक्रिय तर्क रूपी 6 से 10 रेडियल केनास निकली होती है, जिनको हम एफरेंट प्लस्टेटिंग या संवेदनशील नलियां भी कहते हैं। यह कोशिका दरों में दूर दूर तक फैली होती है।
प्रत्येक संकुचित रुक्तिका की पृष्ठ सतह की तनत्वक में एक स्थिर स्थायी छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डोर्सल साइड में एक स्थिर छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। इसके बीच में, इसके चारों तरफ 6 से 10 रेडियल कैनाल्स पाई जाती है, जिनको हम एफरेंट पल्सेटिंग भी कहते हैं। प्रत्येक संकुचित संकुचनशील उपकरण में अंतःप्रद्योगिक जालिका की कुछ नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं, अश्नि नाले, सहायक रिक्तिकाएं एवं रेडियल नाले या अरीय नाले और मुख्य संकुचन रिक्तिका सम्मिलित होती है। सहायक रिक्तिकाएं अरीय नाले ही वास्तव में अश्नि नालों की तुम्बिका है। कहने का मतलब है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नलिकाएं होती है, कुछ रेडियल कैनाल्स, कुछ संकुचन रुक्तिकाएं भी सम्मिलित होती है। इसका मेन काम क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन से काम करता है। जो इसके बॉडी के अंदर विसरण के द्वारा पानी आता है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उस पानी को बाहर निकाल देती है। तो मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम यही है, ये बॉडी में एस्मे रेगुलेशन का काम करती है। अब बात करते हैं फूड वैक्यूल की। एंडोप्लाज्म में असंख्य असंकुचनशील खाद्य धानियां गति करती हुई पाई जाती है। वोल्वोस्की ने इनको गैस्ट्रियोल नाम दिया। ये हम कॉन्ट्रेक्टाइल एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पैरामीचिन संकुचनशील उपकरण या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का एक टीएस है, जिसमें हम देख सकते हैं कि नेफ्रिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फीडर कैनाल पाई जा रही है, रेडियल कैनाल पाई जा रही है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जा रहा है। ये क्या काम था, पोर ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर पाया जा रहा है, डोर्सल एंड पे पाया जाता है। ये क्या करता है, जो शरीर के अंदर अतिरिक्त पानी आता है, जो विसरण के द्वारा शरीर के बाहर से अंदर में प्रवेश कर जाता है, तो उस पानी को बाहर निकाल देगा। अगर ये काम नहीं करेगी तो शरीर के अंदर इतना पानी आ जाएगा पैरामीशियम के कि उसका शरीर फट जाएगा। तो ये शरीर के ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। अब खाद्यान्नों की हम बात कर रहे थे, तो खाद्य पदार्थ एंडोप्लाज्म में पाई जाती है और पूरी साइटोप्लाज्म में मूव करती रहती है। वोल्वोस्की ने इसको गैस्ट्रियोल नाम दिया। यह जो इंडाइजेशन फूड होता है, जो अंदर की तरफ फूड होता है, वह इसके अंदर वह फूड पाया जाता है। यह फूड क्या है, उस वैक्यूल्स के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करता है और धीरे धीरे इसका डाइजेशन हो जाता है और यह साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित हो जाता है। तो ये फूड वैक्यूल्स ये काम करती है। अब बात करते हैं हम ओरल अपरेटस की या मुख उपकरण की। पैरामीशियम में मुख खांचे अधर तल पर पीछे की ओर एक नली की भांति मार्ग बनाती है। एक तो पहली बात, मुख खांच का है अधर तल या वेंट्रल साइड पे पाई जाती है, जिसे नलाकार कोश या प्रघाण कहते हैं। एक खांच बनाती है और खांच के पीछे किसमें खुलती है, वेस्टिब्यूल या वेस्टिब्यूल में खुलती है, जिसको हम प्रघाण हिंदी में कहते हैं। यह एक चौड़ी नलाकार मुख गुहिका में खुलता है। वेस्टिब्यूल किसमें खुलता है, एक चौड़ी नलिकाकार बक्कल कैविटी में खुल जाता है। बक्कल कैविटी आगे बढ़कर किसमें खुलती है, निगल या गलट या साइटोफेरेंक्स में ओपन हो जाती है। इसी छिद्र को साइटोस्टोम कहते हैं। जो साइटोफेरेंक्स का जो मुंह होता है उसको हम साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम उसकी एंडोप्लाज्म में खुलता है। साइटोसोम में ही फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, जिससे फूड उसके अंदर जाता है और फूड वैक्यूल्स पूरी साइटोप्लाज्म में चक्कर मारती है। मुख गुहिका की दाहिनी सीमा पर पक्षमाभु की एक पंक्ति होती है, जिसको एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब मुख जो एपेटस होता है उसकी दाहिनी सीमा पे एक सीलेटेड मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एंडोरल मेम्ब्रेन। बाईं ओर के सीलिया 4 पंक्तियां 3 समूह में होते हैं, जो मुख गुहिका के पीछे सिरे तक फैले होते हैं। इन्हें वेंट्रल पेनिकुलस, डोर्सल पेनिकुलस और क्वाड्रुलस कहते हैं। ये पक्षमाभि पंक्तियां महीन झिल्ली बनाते हैं। एंड्रोल कला से एक रिबिड पेलिकल कोशिका मुख तक फैली होती है। नीमेडेस्मल फाइबर पर डोर्सल पेलिकल के पृष्ठ में फैले होते हैं तथा कोशिकी ग्रसनी के चारों ओर पोस्ट ओरल फाइबर्स की एक ही भांति फैल जाते हैं। मतलब जो मुख गुहिका होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सीलेटेड मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सीलेटेड मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ये भोजन को छानने का काम होती है। क्यों, एक तरह फिल्टर फीडर एनिमल है। पानी के साथ भोजन इसकी मुख गुहा में आता है, पानी के साथ तो न जाने कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो ये क्या करती है, ये जो सीलिया जितने ही पाई जा रही है सीलेटेड मेम्ब्रेन, उस खाने को फिल्टर कर देते हैं। जो चीजें नहीं खाता उसको तो वापस बाहर फेंक देते हैं और जो चीज खाने योग्य है उसको वेस्टिब्यूल के अंदर और फिर साइटोफेरेनिक्स होते हुए साइटोस्टोम के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जिससे उसका वो पाचन कर सके। तो ये सभी जो सीलेटेड मेम्ब्रेन्स है इसके लिए फिल्टर फीडिंग का काम है। अब बात करते हैं साइटोपाइक की। साइटोपाइक्स एक तरह का इसका एनस होता है, जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। पश्च सिरे के निकट कोशिका मुख से कुछ पीछे तथा दाहिने ओर हटकर एक्टोप्लाज्म और पेलिकल का एक छोटा भाग को निर्बल होता है। इजेक्शन के समय इस भाग में एक छोटा सा छिद्र बनता है, जिसको हम सेल एनस या साइटोपाइक कहते हैं। इधर से अपशिष्ट और अपचित भोजन को पैरामीशियम शरीर से बाहर निकाल देता है। ये इसके मुख्य उपकरण का एक
डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं क्वाड्रिलस की स्थिति क्या होती है, एंड्रोनल मेम्ब्रेन की स्थिति क्या होती है, रिब्ड वॉल की स्थिति क्या होती है, वेंट्रल पेनिकल्स की स्थिति क्या होती है और साइटोस्टोम कहाँ पाया जाता है। साइटोस्टोम बॉडी के अंदर खुलता है। तो यह इस प्रकार से यह इस भाग का वीडियो यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।